गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 10 के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डार्विनवाद के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लैमार्कवाद पढ़ लिया था। आज हम डार्विनवाद के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया है, जिसे हम डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। और डार्विन ने बीगल नामक जहाज से 5 वर्ष तक संसार की यात्रा की और यात्रा करने के बाद इन्होंने विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब यानी बुक का नाम है प्राकृतिक चयन द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना है। आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने ही दिया था। इसके बाद डार्विन ने यहाँ पर जैव विकास के संबंध में 6 कथन प्रस्तुत किए हैं और 6 कथन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला कथन इन्होंने बताया था कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है और इनमें से कोई भी जीव होता है, हर एक जीव संतान की उत्पत्ति करता है। अगर एक समुद्री सीपी की बात की जाए तो एक बार प्रजनन के दौरान 6 करोड़ अंडे देती है। अगर एक मादा एस्केरिस की बात की जाए तो एक बार में 2 करोड़ 70 लाख अंडे के आसपास देती है। तो जरा सोच के देखो, क्या सारे अंडे जीवित रहते हैं? नहीं। समझ रहे हो, कुछ अंडों को भोजन नहीं मिलता है, कुछ अंडे प्राकृतिक आवास के कारण मर जाते हैं और कुछ को यहाँ पर प्रजनन की क्रिया करने में दिक्कत होती है, जिसके कारण यहाँ पर काफी सारे अंडों से बनने वाले जीव वो नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरे स्टेप में जीवन संघर्ष होता है। जो भी जीव होते हैं उनके बीच में जीवन संघर्ष होता है। अगर जीवन संघर्ष सेम स्पीशीज में हो रहा है तो उसको बोला जाता है सजातीय संघर्ष, और अगर संघर्ष विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच में हो रहा है तो उसको बोला जाता है विजातीय संघर्ष, और जब जीव वातावरण से संघर्ष कर रहे होते हैं तो उसको बोला जाता है वातावरणीय संघर्ष। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरे स्टेप में जीवन संघर्ष होता है। उसके बाद तीसरे स्टेप में योग्यता की उत्तरजीविता। यहाँ पर संघर्ष करने के बाद केवल वही जीव जीवित रहते हैं जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा स्टेप होगा योग्यता की उत्तरजीविता, और चौथा होता है विभिन्नताएं। तो जब यहाँ पर जरा सोच के देखो, जब यहाँ पर संघर्ष हो रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो जब यहाँ पर संघर्ष हो रहा है तो बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। तो जरा एक बात बताओ, क्या विभिन्नता नहीं आएगी? निश्चित आएगी। तो यहाँ पर चौथे नंबर पे विभिन्नताएं आती हैं, और 5वें नंबर पे वातावरण में अनुकूलन। कहने का मतलब विभिन्नताएं आने के बाद जो जीव होते हैं अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। इसके बाद छठे स्टेप में क्या होता है, नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब जब अनुकूलन बना लेंगे सभी जीव तो क्या होगा, एक नई जाति का विकास होगा, एक नई जाति डेवलप हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर डार्विनवाद के बाद तीसरा कथन, यहाँ पर तीसरा जो आपका कथन दिया गया था उत्परिवर्तनवाद। तो उत्परिवर्तनवाद यानी म्यूटेशन थ्योरी के बारे में हम लोगों को जानना है। तो म्यूटेशन थ्योरी में 3 बातें याद रखनी है। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो ड्रिविज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग में एक पौधे का चुनाव किया था। उस पौधे का नाम है एवने संध्या प्रिमरोज, और इसका बॉटनिकल नेम होता है ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ओइनोथेरा लैमार्कियाना। तो यहाँ पर ये याद रखना है, ओइनोथेरा लैमार्कियाना ये एवनिंग संध्या प्रिमरोज पौधे का नाम है। इस पर ह्यूगो ड्रिविज ने उत्परिवर्तनवाद के बारे में बताया था। अब सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि उत्परिवर्तनवाद होता क्या है? तो आपको याद रखना है, जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, जिसके दौरान जातियों में विभिन्नताएं आ जाती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।